हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बताया था। यहां पर आपको इसके क्लासिफिकेशन हमने बता दिया था कि इसमें जिस तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 8+1 9 जो ग्रुप थे यानी वर्टिकल कॉलम, यहां पर भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के समान ही आपने देखा है। इसमें 7 पीरियड है यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम है और 9 के स्थान पे इसमें 18th वर्टिकल कॉलम यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए हैं जिन्हें ग्रुप कहा गया है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था कि ये जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर शॉर्ट पीरियड 2 है, फिर लॉन्ग पीरियड है, फिर वेरी लॉन्ग है, फिर एक इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड है। इस पूरी पीरियड को आपको हमने उस दिन बताया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहां पर आज हम आपको इस पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहले यहां पर देखें, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर जो ये ब्लॉक बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक जो बनाए गए हैं, वो जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं इन ब्लॉकों में, उन एलिमेंट्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं और उनको इन ब्लॉकों में रखा गया है। जैसे एस ब्लॉक आप देखें, एस ब्लॉक में जितने भी हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फर्स्ट ए एलिमेंट्स यानी फर्स्ट ग्रुप का है। सेकंड ग्रुप में जो भी है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी 6+7 एलिमेंट्स जो रखे गए हैं। इसे फर्स्ट एलिमेंट्स जो है इसको क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है, एल्कली मेटल, और ये एल्कली अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा धातु तत्व है। ये इनकी खासियत क्या है यहां पर ध्यान रखना है। हम ये केवल एस ब्लॉक के बारे में आपको बता रहे हैं। इनकी बैलेंसी, यहां पर आप पीरियोडिक टेबल को देख करके सभी एलिमेंट्स की बैलेंसी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। खासियत इसकी है। कैसे? यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ए ब्लॉक बनाए गए हैं, ए फर्स्ट ए सेकंड ए ऊपर ऊपर है, यहां पर जो बी है, बी ब्लॉक नीचे रख दिया गया है। यहां पर आप ध्यान रखें, ये जो डी ब्लॉक है इसके अंदर बी है, मतलब यहां पर ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसके बाद ये रो नीचे हो जाता है, मतलब थर्ड बी है, ये जो तीसरा है, ये फोर्थ बी है, फिफ्थ बी है, सिक्स बी है, सेवंथ बी है, और ये 3 खंडे 8, 9 और 10, ये है 8वां ग्रुप। ये फर्स्ट बी है और ये सेकंड बी है, फिर थर्ड है, फिर से ऊपर आता है। मतलब यहां पर आपको देखना है ये दोनों ए जितना भी है ये अप में है, ऊपर है, ये एक लेवल पे रखे गए हैं क्योंकि इनके डायरेक्टली इनके कैरेक्टर्स यहां से ये जो डी ब्लॉक से है इससे टच न होकर के डायरेक्टली यहां पर मूव होते हैं, इसलिए इनको एक लेवल पे रखा गया है। अब आप यहां पर देखें इनको, इनके जो बैलेंसेस है, बैलेंसेस 1 से लेकर के और यहां पर 7th ग्रुप जो है यहां तक के सदस्यों में
1 से 4 तक वैलेंसी बढ़ती है ग्रुपों के आधार पर, और इसके बाद आकर के यहां पर फिर से शून्य हो जाती है यदि इसको भी जोड़ ले जाए 8वां ग्रुप। तो जैसे यहां पर देखें, चूंकि वैलेंसी आपको मालूम है किसी भी जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के लास्ट जो ऑर्बिटल होता है जिसको एनवी शेल बोलते हैं, उसको हम वैलेंसी शेल भी बोलते हैं। किसी भी जो एटम होगा उसका जो लास्ट, मान लीजिए लास्ट है, तो यहां पर इस सेल को वैलेंसी सेल बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, और हमने बोरबरी के नियम में भी आपको बताया था कि किसी भी परमाणु की सबसे आउटर मोस्ट लेयर में यानी बाहरी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। यदि 8 हो जाएगी तो वो रासायनिक रूप से संतृप्त हो जाएगा, क्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसीलिए यहां पर जो भी 0 ग्रुप एलिमेंट्स रखे गए हैं, यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो से सभी के बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसीलिए वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, और यही कारण है कि ये किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए इन्हें इनर्ट गैसेस, क्योंकि गैसेस स्टेज में सभी गैसें हैं, तो अक्रिय गैसों का नाम दिया गया है और इसे 0 ग्रुप में रख दिया गया है। इसकी वैलेंसी 0 है। अब यहां पर आपको ये तो मालूम हो गया कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, क्योंकि 8 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और यदि उसके बाहर से अंदर वाली, मतलब n-1 सेल जो होगी, मतलब इसके अंदर वाली ये एनवी शेल हो जाएगी, इसको एनवी शेल कहते हैं, और इसके ठीक एक अंदर वाली ये कहलाएगी n-1, इसके अंदर वाली n-2, इसके और अंदर वाली n-3। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर केवल इन्हीं जो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों में इसके बाहर से ठीक अंदर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इनमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां से यहां तक, इसीलिए एक सीध में है, एक रो में है, एक लेवल पे रखे गए हैं, क्योंकि इनमें सब में एक सिमिलरिटी है कि बाहरी कक्षक से ठीक एक अंदर वाली यानी n-1 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो यदि बाहरी कक्षक में मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और तो वो बड़ी आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जबकि उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन चूंकि लेना बहुत कठिन है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना इजी है, इसलिए यहां पर वो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो मतलब कक्षक खत्म। अब इसकी बाहरी कक्षक अब अंदर वाली हो जाएगी जो n-1 थी। अब जो कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कक्षक समाप्त हो गई, यहां पर n-1 सेल अब ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से, या कि मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट्स के बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ओनली 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यदि वो ले ले तो ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है या शेयरिंग होती है, किसी भी तरह से उसको 8 इलेक्ट्रॉन यहां करना होता है। तो अब ये यदि चाहे कि हम 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो ये खाली हो जाए, तो बहुत कठिन है, क्योंकि उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 लेना ज्यादा इजी है, 7 देना कठिन है। जो इजी होता है वही यहां पर ये करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। मतलब आपको वैलेंसी मालूम है, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। अष्टक मतलब बाहरी कक्षक में
8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर अब जो यहां देखें इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं उनके बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। यहां पर NS1 है, मतलब इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, s ऑर्बिटल है, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक पहले से है। यदि यहां पर और आगे कुछ नहीं है और ठीक इसके अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब NS2 NP6 अरेंजमेंट है, यहां पर ध्यान रखें। तो इसके अंदर वाली में चूंकि 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में केवल एक है, यदि इसको ये व्यवस्था प्राप्त करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो जो कि बहुत कठिन है। अतः यहां पर ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन सभी के सभी त्याग देंगे और इसीलिए इनकी बैलेंसी होती है 1। इसको आप +1 भी कह सकते हैं, हालांकि बैलेंसी में प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर आप इसको +1 जान दें क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सभी धातु तत्व है। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में इनके सभी के बाह्यतम कक्षक में जैसे बेरिलियम को आप देख लें तो यहां पर बेरिलियम Be, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर है, तो 4 मतलब यहां पर 1s2 और 2s2। बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब इसका अष्टक पूर्ण होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आज त्याग देगा और इसीलिए इसकी बैलेंसी +2 है। मतलब ग्रुप फर्स्ट वन यानी फर्स्ट ए है या पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप की बैलेंसी 1 है, +1 है। ये सेकंड ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, इनकी सभी की बैलेंसी +2 है या 2 है। यहां पर इसी तरह से अब आप देख लें 13वां ग्रुप, यहां 13वां 14वां यानी थर्ड ए, इसको यदि देखें थर्ड ए तो यहां पर फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए। थर्ड ए इसकी बैलेंसी होगी 3+3, फोर्थ में इसकी ±4 होगी, इसकी चूंकि इसके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां पर 5 + 3 = 8 को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले, तो 3 लेना सरल हो जाएगा, इसलिए इसकी बैलेंसी -3 हो जाएगी। यहां पर इसके बाह्यतम कक्षक में जितने भी ये ग्रुप है 6a, आप यदि 16वां भी ध्यान रख दें 6a, तो 6a में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तो 8 हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब इसकी बैलेंसी -2 लेना है, -2 है। इसमें सभी के बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका केवल एक p में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, np5 व्यवस्था है, तो इसका -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए केवल, तो इनके बाह्यतम कक्षक में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कोई जरूरत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इनकी बैलेंसी 0 है। तो इस तरह से आप देखें इस पीरियोडिक टेबल को आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये बैलेंसी +1 +2 +3 +4 यानी ±4 -3 -2 -1 और 0 हो जाएगी, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पर दूसरी चीज है, इसमें यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर एक निश्चित रूप आप देखें कि जो फर्स्ट और सेकंड है यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में उनकी बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, मतलब यदि इनकी सभी की बैलेंसी +1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 है। इसमें +2 बैलेंसी है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। यहां पर इनमें बदल जाएगा, इसमें कई बैलेंसी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आप देखें यहां पर सभी में परिवर्ती संयोजकता पाई जाएगी। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं इनमें सभी की परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, लेकिन जनरली
इन सभी के सभी में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और इनर या इंटर भी कह सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं, इनकी जो बैलेंसी होती है, फर्स्ट रूप से बैलेंसी जो होती है, आपको ध्यान में रखना है +2। ये कॉमन रूप से सभी में लगभग सभी में पाई जाती है, कोई रेयर हो सकता है कि उसकी ना हो, बट +2 तो होना ही होना है सभी में। क्योंकि सबसे पहले अंदर f ब्लॉक में या d ब्लॉक में, d ऑर्बिटल में या f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पहले बाहरी s में जाता है। आपको बोरबरी कन्वेंशन मालूम हो कि सबसे पहले बाहरी कक्षा बनेगी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, फिर इसके बाद 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जब तक अंदर वाली सभी कक्षाएं 2n² पूर्ण नहीं हो जाती हैं। तो इसलिए अब वो जो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे उनको बड़ी आसानी से वो त्याग सकते हैं, ये सभी के सभी, चाहे डी ब्लॉक के हो चाहे एफ ब्लॉक के। इसीलिए आप इसको निश्चित रूप से माने कि इन सभी की पहली जो बैलेंसी होगी +2 होगी और आश्चर्य नंबर भी लगभग +2 होगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या लेकर के भी अलग अलग बैलेंस इनकी हो सकती है। तो यहां पर अब इसमें और भी क्या कैरेक्टर्स है, थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें जो ब्लॉक बनाए गए हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के नेचर आप समझ लो थोड़ा सा। यहां पर मोस्टली फर्स्ट डे और सेकंड डे, मतलब एस ब्लॉक के अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स रखे गए हैं, ये सभी के सभी धातु तत्व हैं, यानी क्षारीय धातु तत्व हैं। ये क्षारीय धातु हो गए, ये क्षारीय मृदा धातु तत्व, मतलब एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। दूसरी चीज, यहां पर जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक ये विविधताओं से बना हुआ, यानी विविधताओं से भरा हुआ ब्लॉक है। आप ध्यान रखें, यहां पर इस ब्लॉक में धातु तत्व भी है, अधातु तत्व भी है, उपधातु भी है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है और इनर्ट गैस भी है, अक्रिय गैस भी है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। मतलब इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनर्ट गैसेस, all type of element in present in this block। इस ब्लॉक के अंदर ये खासियत है। अब यहां पर डी ब्लॉक आप देख लें, डी ब्लॉक में मोस्टली 10 + 10 + 10 = 30। जो 30 एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं, ये टोटल ऑफ हैवी मेटल हैं, सिक्का धातुएं इसी के अंदर हैं, मतलब भारी धातुओं का ये ब्लॉक कहलाता है डी ब्लॉक। इसमें खासियत क्या है, इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है, इसमें पैरामैग्नेटिक गुण मोस्टली होता है, आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख पैरामैग्नेटिक, ये सभी कैटलाइट्स का काम करते हैं, मतलब ये उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं लगभग सभी, ये भी और इनमें भी वही लगभग वही कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहां पर जो इसकी एक और विशेषता आपको हम बता दें कि इसमें ये जो डी ब्लॉक, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कहलाते हैं, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सामूहिक रूप से संक्रमण तत्व कहा जाता है और इन्हें एफ ब्लॉक वाले इनर या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक या अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये सभी प्रारूपिक तत्व हैं, ए से लेकर यहां पर ए जितना भी ब्लॉक पर मतलब ए 1 2 13 14 15 16 17 और 18 को। हीलियम को सामान्य रूप से यहां पर पी में भले रखा हुआ है, लेकिन इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स माना जाता है। अक्रिय होने के कारण उसको यहां रख दिया गया, क्योंकि इसकी केवल व्यवस्था है 1s2 व्यवस्था है,
ये पी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश ही नहीं करता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखना है, इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स माना गया है। ठीक है ना। अब यहां पर जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता इसमें है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अतिरिक्त इसको पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं ये 4 टाइप हैं, 4 प्रकार के हैं। इसको आप जरूर नोट कर लें। इसमें जो 4 टाइप हैं, पहले प्रकार के यहां पर ये इनर्ट गैसेस एक प्रकार के एलिमेंट्स अलग हैं। ये इनर्ट गैसेस पहले प्रकार के, या इनर्ट एलिमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, गैसेस चाहे ना बोले तो। दूसरे प्रकार के यहां पर फर्स्ट ए हमने बताया था, ये जो ऊपर रखे हुए हैं ये प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। सभी के सभी प्रतिनिधि तत्व या इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी पी ब्लॉक के तत्वों को अलग से कहा गया है, लेकिन ये सामूहिक रूप से फर्स्ट डे, सेकंड डे से लेकर थर्ड डे, फोर्थ डे, 1, 2 से 13, 14 से 18 ग्रुप तक के ये सभी प्रतिनिधि तत्व हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं। थर्ड ये जो डी ब्लॉक है, ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और चौथे प्रकार के जो एफ ब्लॉक में रखे हुए हैं उनको इंटर या इनर या इंटर भी बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। तो इस तरह से यहां पर ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं। पहला है इनर्ट गैसेस, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और चौथा नंबर में है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 टाइप यानी 4 प्रकार के एलिमेंट्स सेट किए गए हैं। अब यहां पर आपको हम अगली वीडियो में इन सभी एस, पी, डी या एफ या पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बहुत ही इजीली कैसे अपने दिमाग में सेट कर लें, कैसे याद हो जाए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देंगे। क्योंकि इनको आपको एक तरफ से बिल्कुल जैसे हमने लिखा, कोई कहता है कि भाई 13वें ग्रुप या जो थर्ड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड ए ग्रुप जैसे ही नाम आता है मतलब आपको सीधे याद हो जाना चाहिए कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। यदि फोर्थ ए ग्रुप में यानी 14वें ग्रुप में कौन से तत्व है, कितने तत्व है, तो आप उस ग्रुप का बिल्कुल सीधे सीधे बोल दें, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एस्टेनस और लेड है। यहां पर यदि 15वां ग्रुप है, 15वें ग्रुप के कौन से सदस्य हैं, तो आपको सोचना ना पड़े, सीधे सीधे बोलिए कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। यहां पर यदि 16वें ग्रुप पूछे तो आपको सीधे बोल देना है, यानी इस तरह से आपको करेक्ट याद होना चाहिए कि यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलेनियम है। कहने का मतलब आपको ग्रुप वाइज
यदि याद हो गया तो फिर आपको पीरियड वाइज याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको आराम से सेट कर सकते हैं चाहे जैसे भी। इसके अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, यहाँ पर हर ग्रुप के बारे में आपको बताना है। अभी आगे वीडियो 2-3 पार्ट में बनेगी और आपको हम बताएंगे। यहाँ पर ना तो आपको हलीना करना है ना करीना कपूर करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़े आराम से आप अपने स्टाइल से इसको याद कर लेंगे, कोई भी अलग से याद करने की जरूरत। देखिए जैसे हम इसको बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं केमिस्ट्री में, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हमने भी कोशिश किया है लेकिन हमारे तो समझ में नहीं आया। भाई यदि आपके समझ में आ जाए, कोई भी ट्रिक समझ में आ जाए बड़ा अच्छा है, लेकिन यदि हलीना ने करीना कब का से क्या का या बेटा मांगे कार मोटर सारी बाप राजी ऐसा, तो देखिए एक तो यहाँ पर आपको डबल ब्रेन खर्च करना पड़ता है। हम सोचते हैं, आप यदि सोचते हैं कि इजी है तो बहुत ही अच्छा है, बट यदि ऐसे ट्रिक्स के बारे में हम तो ये सोचते हैं कि पहले तो हम करीना कपूर को याद करें, फिर उसका मेन निकालें कि इसका मतलब कौन सा एलिमेंट्स होगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो डबल ब्रेन यूज करने से अच्छा है कि हम वो एक ट्रिक ऐसी खोजें जिससे कि डायरेक्टली हमको वो एलिमेंट्स ही इंटर हो जाए। तो हम लोग तो बहुत कोशिश किए, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे गुरुदेव जो थे उन्होंने जो दिया था टिप, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको भी दें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा, बाकी ट्रिक्स है अपने से सब बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।